हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल इन्वेस्ट विद अमन में। तो दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले जरूर ये कहना चाहूंगा कि वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो उसे लाइक कर देना, शेयर कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलना। तो इस वीडियो में हम सिर्फ मात्र एक स्टॉक के बारे में ही बात करने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले अगेन हमेशा की तरह डिस्क्लेमर, ये किसी भी तरह का बाय सेल या होल्ड का रिकमेंडेशन मैं इस वीडियो में बिल्कुल भी नहीं देने जा रहा हूं। तो इस वीडियो में हम सिर्फ बिजनेस के बारे में चर्चा करेंगे कि किस प्रकार का इस कंपनी का बिजनेस है, क्या इस कंपनी का फ्यूचर हो सकता है आने वाले टाइम पे, क्या ये अच्छे से ग्रो कर पाएगा या नहीं। ये सब चीजें हैं, सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए वीडियो में ये बना रहा हूं। तो चलिए सबसे पहले तो इंडेक्स की बात कर लेते हैं। आज के दिन निफ्टी 50 आधा % की तेजी के साथ पिछले 5 दिनों में देखें एक ही रेंज में घूम रहा है। पिछले एक महीने से देखें तो एक ही रेंज में घूम रहा है। पिछले 6 महीने में देखें जो जहां से गिरावट शुरू हुई थी वही गिरावट तो नहीं, गिरावट तो और पहले से थोड़ा शुरू हो गई थी, लेकिन अगर देखें तो पिछले 6 महीने से मार्केट एक ही रेंज में, और खासकर एक महीने लगातार तेजी आती है, फिर वहीं पे तेजी आती है, फिर वहीं पे बाजार जो है पहुंच जाता है। उसके बाद बैंक निफ्टी भी देखें पिछले एक महीने में सेम रेंज में 1-1.5% के ही रिटर्न मिले, लेकिन वही स्मॉल कैप एंड मिड कैप में फिर से अट्रैक्शन आना शुरू हो गया है। अगर आप स्मॉल मिड कैप की बात करें पिछले एक महीने में 5-6% की जबरदस्त तेजी देखने को मिल रही है। इंडेक्स की मैं बात कर रहा हूँ। पीएससी स्मॉल कैप की देखें तो यहाँ पे तो 11% की लगभग तेजी देखने को मिल रही है। तो इसका कारण क्या है कि बड़े स्टॉक्स नहीं चल रहे एंड छोटे स्टॉक्स में रैली मिल रही है। देखिए इसका सबसे बड़ा कारण है एफआईज एंड ग्लोबल अनसर्टेनिटी। देखिए इतनी ज्यादा ग्लोबल अनसर्टेनिटी है कि जितने भी बड़े इन्वेस्टर्स हैं वो ज्यादातर डोमेस्टिक फेसिंग स्टॉक्स में ज्यादा पैसा लगा रहे हैं, और ऐसी कंपनियां जहां पे एफआईज का एक्सपोजर जो है थोड़ा कम है। और छोटी कंपनीज में, स्मॉल एंड मिड कैप टाइप की कंपनीज में देखिए ऐसा नहीं है कि एफआईज का एक्सपोजर नहीं होता है वहां पे, लेकिन कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा कम होता है वहां पे, क्योंकि एफआईज ज्यादातर जो है बड़ी लार्ज कैप कंपनीज में ही इन्वेस्ट करने में ज्यादा रुचि अपनी हमेशा से दिखाते हैं। इसीलिए छोटी कंपनीज, मिड कैप टाइप की कंपनीज में रैली देखने को मिल रही है। वहां पे भर भर के डीआईएस जो है, एचएनआई वगैरह जो है पैसा लगाने में इंटरेस्टेड यहाँ पे साफ तौर पे देखने को मिल रहे हैं। क्योंकि बड़े स्टॉक्स में क्या हो रहा है, जैसी थोड़ी बहुत भी रैली आ रही है एफआईज जो है अपना माल बेचने वहां पे तुरंत के तुरंत आ जाते हैं। तो चलिए आज हम जिस कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं उस कंपनी का नाम मैं आपको बता देता हूं, एवर रेडी इंडस्ट्रीज इंडिया लिमिटेड। आई थिंक बहुत सारे लोगों को इसके नाम से ही आई थिंक पता चल गया होगा कि ये किस इंडस्ट्री में काम करने वाली कंपनी है। बहुत ही तगड़ा ब्रांड वैल्यू है, काफी पुरानी कंपनी है, ठीक है। और आप देखें इस लोगो से भी आप पहचान जाएगा। अगर यहाँ से नहीं पहचान रहे तो आप इसकी वेबसाइट पे जाएंगे तो एवर रेडी ये वाले सेल्स तो आपने यूज करे ही होंगे, अपने रिमोट में डाला होगा, आपने टीवी के रिमोट में या घड़ियों में डाला होगा। तो बहुत ही अच्छी ब्रांड वैल्यू है। एंड इस कंपनी को डिस्कस करने का सबसे बड़ा कारण क्या है वो चलिए सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं कि क्यों मैं इस कंपनी को यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं एवर रेडी इंडस्ट्रीज इंडिया लिमिटेड। तो हम इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न में सबसे पहले जाएंगे, यहाँ पे एक ईयरली बेसिस पे, ईयरली पे क्लिक करेंगे एंड देखेंगे तो आप देख सकते हैं कि प्रमोटर 44 थे, 44 2021 में एकदम 20-19 के बाद सीधा 20 में 23% पे प्रमोटर आ गया, यानी यहाँ पे पब्लिक 72% हो गई। एंड उसके बाद प्रमोटर जो है 4% पे आ गए एंड पब्लिक जो है 92 पे आ गई, फिर वही रहा। लेकिन उसके बाद प्रमोटर देखिए अगेन इतनी बड़ी बाइंग तो प्रमोटर नहीं कर सकता। इसका मतलब यहाँ पे ये निकल के आता है कि ये कंपनी या तो बैंकरप्ट होने वाली थी या इसका बिजनेस खराब हो गया था, और इस कंपनी को किसी और कंपनी ने या किसी और प्रमोटर ग्रुप ने यहाँ पे एक्वायर किया है। तो एक बहुत ही अच्छी चीज है कि, लेकिन सबसे बड़ी बात ये भी हमें ये भी देखना पड़ेगा कि एक्वायर किसने किया। क्या वो एक डोमिनेट प्लेयर है, क्या एक वो जाना माना प्लेयर है, ऑलरेडी उसकी कोई कंपनी मार्केट में है या नहीं। ये सारी बातें जान लेते हैं। तो प्रमोटर होल्डिंग को अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे 2-3 कंपनीज के नाम दिख रहे हैं आपको जो काफी बड़ा स्टेक यहाँ पे लेके बैठी हुई है। एक एमबी फिनमार्ट, पूरन एसोसिएट एंड वीआईसी इंटरप्राइजेस प्राइवेट लिमिटेड। ये 3 कंपनीज में काफी हैवी शेयर्स इस कंपनी के देखने को मिल रहे हैं। एंड वो भी मार्च 2022 के बाद मार्च 2023 में यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। अगर आप यहाँ पे भी देखेंगे क्वार्टरली बेसिस पे, तो यहाँ पे देखिए सितंबर में यहाँ पे कंपनी ने यहाँ पे इनके शेयर्स बाय करे थे। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे कॉन्टिन्यूस बेसिस पे। तो बात कर लेते हैं कि कौन है ये प्रमोटर। तो इसके लिए हम
मैं आपको बता देता हूँ, ये जो प्रमोटर की ये जो कंपनियां हैं, यहाँ पे कंपनियों के नाम है, प्रमोटर के नाम नहीं लिखे हुए हैं, तो ये जो कंपनियां हैं डाबर ग्रुप के प्रमोटर कंपनियां हैं। अगर आप प्रमोटर शेयर होल्डिंग पैटर्न खोलेंगे डाबर का, मैं एक बार ऊपर भी दिखा देता हूँ आपको, डाबर इंडिया लिमिटेड, तो इसके प्रमोटर में अगर आप ये देखेंगे वीआईसी इंटरप्राइजेस, ज्ञान इंटरप्राइजेस, पूरन एसोसिएट्स करके है, ठीक है, एमपी फिनमार्ट, ये तीनों ही कंपनियां आपको यहाँ पे भी देखने को मिलेंगी। एमपी, पूरन एंड वीआईसी और ज्ञान इंटरप्राइजेस भी यहाँ पे देखने को आपको मिल रहा है। तो हम कुल मिला के यहाँ पे कह सकते हैं कि डाबर कंपनी जो है उसके प्रमोटर जो है बर्मन फैमिली के नाम से इनको जाना जाता है, बर्मन फैमिली आप देख सकते हैं। तो इनके प्रमोटर ने यानी कि डाबर कंपनी के प्रमोटर्स ने ही इस कंपनी को एक्वायर यहाँ पे किया है। तो एक देखिए सबसे अच्छी चीज यहाँ पे ये है कि जो खराब चीजें थी कंपनी के, जो अच्छे से मैनेज नहीं कर पा रहे थे प्रमोटर या जो भी इशू था, वो यहाँ से निकल चुके हैं। एंड एक वेल मैनेजमेंट जिसको काफी एक्सपीरियंस है एंड काफी उनका नाम है, ऐसा नहीं है कि कोई भी एरा गरा नत्थु गहरा यहाँ पे प्रमोटर आ गया, काफी डिसेंट एंड काफी लंबे अरसे से आप अगर डाबर कंपनी के शेयर होल्डर कोई होगा तो उसको वो जानता ही होगा कि काफी अच्छी रेपुटेशन है, काफी अच्छे से ग्रो करा है उन्होंने अपनी डाबर कंपनी को। तो क्या इस कंपनी को भी उस प्रकार से ग्रो कर पाएंगे या नहीं? देखिए कोई भी डूबती हुई कंपनी को कोई भी कंपनी ऐसे ही नहीं खरीद लेती, उसको उसके एसेट्स पसंद आते हैं या उसका बिजनेस मॉडल उनको पसंद आता है कि हाँ भाई बहुत ही अच्छा बिजनेस मॉडल है, फ्यूचर ओरिएंटेड हो सकता है, ये फ्यूचर में बहुत ज्यादा ग्रोथ हो सकती है वहां पे, तभी कोई कंपनी किसी डूबती हुई कंपनी को एक्वायर करेगी। ऐसे क्यों ही करेगी? उसके एसेट्स में दम होगा, उसकी ब्रांड वैल्यू में दम होगा, तभी वो उस कंपनी को एक्वायर करने की सोचते हैं। अगर कंपनी की बात करें तो 1934 यानी कि लगभग लगभग 100 साल से भी 100 साल तो नहीं, 1934 की बात करें तो लगभग लगभग 90 साल के आसपास जो है यहाँ के हिसाब से अगर आप देख सकते हैं, तो इतनी पुरानी ये कंपनी देखने को मिल रही है जिसको एक्वायर किया, यानी कि इनकी ब्रांड वैल्यू तो काफी स्ट्रॉन्ग जरूर यहाँ पे देखने को हमें मिल रही है। लेकिन कंपनी आपको भूलना नहीं चाहिए, एक स्मॉल कैप टाइप की कंपनी है, 2316 करोड़ का ही मार्केट कैप है यहाँ पे। स्टॉक भी देखिए 28 का है, इंडस्ट्री भी 27 का है, तो कोई ज्यादा बहुत ज्यादा महंगी तो यहाँ पे देखने को नहीं मिल रही है। लेकिन अभी हाल फिलहाल में 1-2 साल ही हुए हैं मैनेजमेंट को यहाँ पे आते हुए, तो देखने वाली बात होगी कि आगे किस तरह से प्रोसेस होता है, प्रोग्रेस होती है इस कंपनी में। पैग रेशो के हिसाब से देखें तो वो भी एक के ऊपर डिसेंट होता है, थोड़ा सा महंगा यहाँ पे जरूर देखने को मिल रहा है। इंडस्ट्री प्राइस टू बुक भी देख सकते हैं आप, तो 3.94 है इसकी बुक वैल्यू, 63 के आसपास है वैसे, ठीक है। प्राइस टू बुक इसकी 5 है एंड इंडस्ट्री के, तो प्राइस टू बुक के हिसाब से थोड़ा बहुत महंगा जरूर यहाँ पे देखने को मिल रहा है, क्योंकि इसलिए भी महंगा शायद हो गया होगा क्योंकि एक अच्छे प्रमोटर ने इनको एक्वायर करा है, ठीक है। उसके बाद इसकी वेबसाइट पे सबसे पहले आ जाते हैं कि ये काम क्या करती है। सेल का तो इनका बिजनेस है ही, एंड बैटरीज में आप देख सकते हैं जिंक कार्बन बैटरीज, अल्कलाइन बैटरीज, कॉइन बैटरीज, रिचार्जेबल बैटरीज एंड चार्जेस, ठीक है, अलग अलग प्रकार की। फ्लैश लाइट एंड टॉर्चेज में भी है, ट्रेंडी प्लास्टिक एलईडी टॉर्चेज, एवरग्रीन ब्रास एल्यूमिनियम टॉर्चेज, रिचार्जेबल टॉर्चेज, पोर्टेबल सेंटर, ठीक है। लाइटनिंग की बात करें तो ये जो बिजनेस है लाइटनिंग वाला, ये भी काफी इंटरेस्टिंग बिजनेस है, क्योंकि आजकल आप देख ही रहोगे कि अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है, बहुत ज्यादा प्रीमियमाइजेशन भी बढ़ रहा है, जिसमें अलग अलग, पहले तो हम क्या थे, नॉर्मल एक बल्ब लाते थे उसको लगा देते थे घर में, लेकिन अब अलग अलग प्रकार की एलईडी लाइट्स, एलईडी आप देख सकते हैं, एलईडी डाउन लाइट, आउटडोर लाइटनिंग, फेस्टिव लाइटनिंग, एलईडी बल्ब वगैरह, तो काफी फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस में ये जरूर है, क्योंकि ये प्रीमियम प्रोडक्ट्स में है। ऐसा नहीं है कि देखिए बल्ब तो हर कोई लगाता है, लेकिन प्रीमियम टाइप के बल्ब्स में या एलईडी लाइट्स वगैरह में क्या होता है, मार्जिन ज्यादा होते हैं, ठीक है। उसके बाद प्रोफेशनल लाइटिंग भी आप देख सकते हैं, तो यहाँ पे भी ये कंपनी जो है काम अपना धंधा करती है, इस प्रकार की लाइटनिंग अलग अलग अच्छी अच्छी प्रकार की देखने में जो लगती है। और आजकल इनका ट्रेंड भी चल रहा है, क्योंकि आप रियल एस्टेट में देख सकते हैं, लाखों करोड़ों करोड़ों के फ्लैट्स एकदम से ऐसे बुक हो जाते हैं फटाफट, तो जाहिर सी बात है कि प्रीमियमाइजेशन का ट्रेंड यहाँ पे जोरों शोरों से जरूर देखने को मिल रहा है। रैकेट की बात करें, मच्छर मारने वाले, ये भी आपने देखे होंगे, इसमें भी ये कंपनी काम करती है, ठीक है। मोबाइल एक्सेसरी, इलेक्ट्रिकल एक्सेसरीज में भी ये है, ठीक है। यहाँ पे 2-3 चीजें ये बनाते हैं, मल्टी प्लग, बेल वगैरह भी ये लोग बनाते हैं, ठीक है, प्लग टॉप्स, ठीक है, रॉड वगैरह जो है ये भी पानी गर्म करने की, एंड प्रेस वगैरह भी ये अभी बनाते हैं। तो अभी छोटा पोर्टफोलियो है इसमें, ठीक है, तो क्योंकि छोटी कंपनी भी है, 2-3 हजार की करोड़ की कंपनी है, तो कोई बहुत ज्यादा बड़ी कंपनी देखने को यहाँ पे नहीं मिल रही है, ठीक है। तो आरओई की बात करें
तो 16% का जो कि अच्छी बात है। 15% से ROE एंड ROCE 15% से तो एटलीस्ट ऊपर होना ही चाहिए, तो एक डिसेंट माना जाता है। कौन की बात करें, द कंपनी डिलीवर्ड पुअर सेल्स ग्रोथ, वो तो देखिए ऑब्वियस सी बात है कि कंपनी एकदम किसी और कंपनी ने इसको एक्वायर किया, वो भी प्रमोटर निकलने के लगभग निकल ही गए थे, तो वहां से उन्होंने एक्वायर किया, तो ऑब्वियस सी बात है सेल्स वगैरह तो खराब दिखेगी। उसके पीयर कंपैरिजन आप देख सकते हैं, हाई एनर्जी बैटरीज, इंडोनेशनल, पैनासोनिक, तो सारे कॉम्पिटिटर, अगर सारे कॉम्पिटिटर्स में भी देखें तो पी रेशो सारी कंपनीज के लगभग सेम ही है, बस एक हाई एनर्जी बैटरी इस कंपनी का पी रेशो थोड़ा सा महंगा देखने को मिल रहा है। ठीक है, बाकी सबका एक ही रेंज में 28, 25, 37, 30। ठीक है, तो उसके बाद इस बार के क्वार्टरली नंबर्स देख लेते हैं, तो इतना ज्यादा फर्क तो नहीं पड़ता, फिर भी एक बार नजर मार लेते हैं। 281 से सेल्स बढ़ के 299 है, मार्जिन सेम ही रहे, 9 के 9 ही, एंड 8 करोड़ का प्रॉफिट जो है बढ़कर 10 करोड़ का हो चुका है। तो आप समझ ही सकते हैं कि कंपनी काफी छोटी साइज में हमें देखने को मिल रही है। बैलेंस शीट भी एक बार चेक कर लेते हैं। रिजर्व्स की बात करें तो पिछले 2-3 साल में जब से एक्वायर किया था 254, 283, 350 एंड 422, तो अच्छी बात है रिजर्व बढ़ना, लेकिन कंपनी के ऊपर कर्जा भी जरूर है क्योंकि छोटी कंपनी है एंड कुछ ना कुछ इश्यूज पहले से रहे होंगे, इसीलिए वो बैंकरप्सी के कगार पे पहुंच गई थी, या बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा था, इसीलिए तो डाबर ग्रुप ने उनको एक्वायर किया। तो कर्जा भी यहाँ पे देखने को मिल रहा है 396, 398, 307, 312। ठीक है, तो कर्जा भी हैवी देखने को जरूर यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, उसके बाद सीधा शेयर होल्डिंग पैटर्न पे जंप कर लेते हैं एंड क्वार्टरली बेसिस पे देखें तो प्रमोटर तो सेम ही है। एफआईएस ने थोड़ी सी खरीदारी यहाँ पे जरूर करी है, डीआईएस ने भी थोड़ी सी बिकवाली यहाँ पे करी। एफआईएस में देखें अगर कोई बड़ा नाम हमें दिखता है तो ऐसा कोई सच बड़ा नाम तो नहीं है यहाँ पे, इसको खोल के देख लेते हैं एक बार कि इनके पास और कौन कौन से शेयर है। और ठीक है, टाटा म्यूचुअल फंड, टाटा स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड ने भी यहाँ पे बाइंग करके रखी हुई है। और सबसे अच्छी बात, पहले 1% का स्टेक था जो उन्होंने फिर 2.6, 2 तो स्टेक इन्होंने बढ़ाया भी है, जो कि एक और अच्छी बात देखने को मिली, क्योंकि टाटा म्यूचुअल फंड भी, टाटा का नाम यहाँ पे जुड़ा है, तो ऐसी छोटी मोटी कंपनी नहीं है। एंड पब्लिक में भी देखे तो काफी छोटे छोटे यहाँ पे कंपनीज है जिन्होंने यहाँ पे शेयर यहाँ पे खरीद के रखे हुए हैं। ठीक है, और इस एफआईएस वाली कंपनी का भी देखें तो इनके पास ऐसा कोई वेल नोन एफआईएस है या नहीं, तो ठीक है, इक्वल आईएफएल फाइनेंस, ठीक है, तो ठीक ठाक ये एफआई लग रहा है। ये कोई बहुत बड़ा एफआई तो हम नहीं कह सकते इसको, लेकिन ठीक ठाक कंपनियां ही हैं इनके पोर्टफोलियो में। एफकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर, तो देखिए एफआई भी बहुत प्रकार के होते हैं, कोई एफआई ऐसे एफआईएस भी होते हैं जिनका नाम आपको ज्यादा सुनने को मिलता ही नहीं है, तो ये भी एक कंसर्निंग पॉइंट जरूर रहता है कि कई बार आपको छोटी कंपनी में दिखेगा कि यहाँ पे तो एफआईएस है, लेकिन आप जब वहां पे ओपन करके देखेंगे उनके पास और किस प्रकार के शेयर्स हैं, तो आप देखेंगे कि ऐसी ऐसी कंपनियां जिनके आपने नाम भी नहीं सुने थे। तो एटलीस्ट यहाँ पे हम ये देख सकते हैं इस एफआईएस के पास काफी अच्छे नाम है, एफकॉन, सीएसबी बैंक, हिकल, इस कंपनी को भी आईएफएल फाइनेंस वगैरह, तो ये कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है। जुबली फार्मा, तो अच्छी खासी कंपनियों के नाम भी देखने को मिल रहे हैं जो इस एफआईएस ने और भी खरीद के रखे हुए हैं। ठीक है, तो कुल मिला के देखा जाए तो ठीक ठाक ही कंपनी को देखिए फ्यूचर ओरिएंटेड कंपनी है। उसके बाद प्रोडक्ट की बात कर लेते हैं, सबसे की पॉइंट्स तो देखना भूल ही गए हम यहाँ पे। तो रेवेन्यू स्प्लिट आप देख सकते हैं कि कहां से बैटरी से 64% कमाते हैं, ये FY21 के हिसाब से है। फ्लैश लाइट से 14%, लाइटनिंग इलेक्ट्रिकल से 18%, स्मॉल होम अप्लायंसेस से 4% से ये अपना रेवेन्यू इनका आता है। मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज की बात करें, कैलकाटा में, नोएडा में, हरिद्वार में, लखनऊ में, गोलपारा में है, एम मधुर, आई थिंक काफी अच्छे 5-6 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट भी इनके देखने को मिल रहे हैं। तो अच्छा खासा इनको ब्रांड वैल्यू के साथ साथ सब सजा सजाया जो है डाबर ग्रुप को यहाँ पे मिल गया है, डाबर ग्रुप के प्रमोटर्स को। ठीक है, इंडिया से ही ज्यादा बिजनेस करते हैं। मार्केट पोजीशन की बात करें, द कंपनी हैज अ लेगेसी ऑफ more than 100 years and has become the market leader in the battery segment, commanding over 50% of India's market share and holding more than 70% of India's organized flashlight market. It has 65% top of mind brand recall value, तो ब्रांड रिकॉल वैल्यू भी काफी स्ट्रॉन्ग देखने को मिल रही है, मार्केट शेयर भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग देखने को यहाँ पे कंपनी का जरूर मिल रहा है। प्रोवी, ठीक है, उसके बाद ओपन ऑफर, जैसा कि बर्मन फैमिली फरवरी 2022 में, वो चीज मैंने आपको बताई दी है। फोकस की बात कर लेते हैं, कंपनी कहां फोकस कर रही है। कंपनी विल एक्सप्लोर काउंटर मेजर अगेंस्ट द लार्ज स्केल डम्प्ड फ्लैश लाइट फ्रॉम चाइना, तो वहां पे ज्यादा ध्यान देने वाली है। जहां पे चाइना से इंडिया में इंपोर्ट होती थी चीजें ऐसी, ये फ्लैश लाइट्स वगैरह, वहां पे ज्यादा ध्यान दे रहे हैं।
is making efforts to improve margins by change of mix in the product portfolio of Lightning segment. तो लाइटनिंग सेगमेंट जैसा कि मैंने आपको बताया वहां पे प्रीमियमाइजेशन का इफेक्ट देखने को मिल सकता है, क्योंकि काफी महंगे महंगे फ्लैट्स है। जब महंगा फ्लैट्स है तो वहां पे लाइटनिंग वगैरह भी उसी प्रकार की काफी प्रीमियम टाइप की लगती है, तो वहां पे ये ज्यादा ध्यान देने वाले, जिससे कि इनके मार्जिन आने वाले टाइम पे सुधर सकते हैं। इट विल ऑल्सो फोकस टू रिड्यूस द डेट लेवल्स एंड हैज concurrently refinance its high cost debt at lower rates to strategically lower the interest burden। तो उन्होंने अपने जो जहां पे इनको ज्यादा इंटरेस्ट देना पड़ रहा था उसको रीफाइनेंस करके उस लोन का जो परसेंटेज इसको कम करने की भी कोशिश करने वाले हैं। कंपनी इज ऑल्सो फोकसिंग ग्रोथ इन एलईडी बेस्ड ल्यूमिनेयर्स बोथ इन द कंज्यूमर एंड प्रोफेशनल लाइटनिंग स्पेस, जैसा कि हमने वेबसाइट पे भी देखने को मिला। फर्दर एक्सपेंशन इज बीइंग प्लान टू टैप इलेक्ट्रिकल हब्स फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ल्यूमिनायर्स। तो आप देख ही सकते हैं कुल मिला के जो लाइटनिंग वाला है, जो मैंने बताया कि ये प्रीमियम प्रोडक्ट में आ जाता है अब, तो यहाँ पे कंपनी ज्यादा फोकस देखने को मिल रही है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं ट्रांसक्रिप्ट, जो हर कंपनी के जो बड़ी बड़ी कंपनी के अच्छे प्रमोटर्स होते हैं, वो कंपनी के रिजल्ट पेश करने के बाद कौन कॉल जरूर करते हैं। वहां पे आप कंपनी के मैनेजमेंट से सवाल जवाब कर सकते हो कि आप फ्यूचर में क्या कर रहे हो या क्या नहीं। ठीक है, तो इन चीजों का भी के बारे में भी कौन कॉल को भी आपने पढ़ना चाहिए। मैंने यहाँ पे ओपन करके रखे हुए हैं इसकी की हाईलाइट पॉइंट्स, तो उसको एक बार देख लेते हैं। आई थिंक ये नहीं है वो, वेट अ सेकंड। ठीक है, हाइलाइट्स के फॉर्म में हमने डाउनलोड करके रखा है। बिजनेस एंड फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के बारे में तो मॉडेस्ट फुल ईयर ग्रोथ, Q3 Q4 सॉ मिड टू हाई सिंगल डिजिट ग्रोथ, EBITDA up by 8.6%, PAT up by 23.5% on year-over-year basis. Gross margins were maintained despite zinc price volatile and rupee fluctuation। तो आपको पता ही है कि जिंक कार्बन जो बैटरी उस पे ही इनका बिजनेस अभी ज्यादा है। हालांकि अल्कलाइन बैटरीज पे ज्यादा ध्यान देने वाले हैं आने वाले टाइम पे, क्योंकि वहां पे थोड़ी सी वो महंगी बैटरीज रहती हैं, लेकिन उससे पॉल्यूशन वगैरह थोड़ा कम होता है एंड वो चलती भी, उनकी लाइफ साइकिल भी लंबी होती है। ठीक है, तो जिंक के प्राइस वॉलेटाइल थे, लेकिन फिर भी उन्होंने काफी मैनेज किया है। ठीक है, सेगमेंट परफॉर्मेंस बैटरी, जिंक कार्बन स्टेडी वॉल्यूम 53% ओवरऑल मार्केट शेयर मेंटेन, तो 53% का मार्केट शेयर काफी बड़ा मार्केट शेयर है। अल्कलाइन स्ट्रॉन्ग ग्रोथ, 14% मार्केट शेयर अचीव्ड, एमिंग फॉर 20% बाय FY26 एंड 50% विद इन 34 ईयर्स। 34 ईयर्स, यहाँ पे आई थिंक कुछ ना कुछ तो मिस्टेक हुई है। ठीक है, तो लेकिन अगर आप 20% को भी मान के चले कि आने वाले साल में ये 14% से मार्केट शेयर को बढ़ा के 20% करने वाले हैं। ठीक है, तो वो एक अच्छी बात है। ठीक है, अल्कलाइन बैटरी रेवेन्यू 55 करोड़ वर्सेस, तो आप देख सकते हैं जिंक बैटरी से 800 करोड़ का रेवेन्यू इनको मिलता है, वहीं से अल्कलाइन बैटरी से ओनली 55 करोड़ का, तो इसको बढ़ाने वाले हैं आने टाइम पे। न्यू अल्कलाइन प्लांट इन जम्मू टू स्टार्ट कमर्शियल प्रोडक्शन, तो जम्मू में इन्होंने अल्कलाइन प्लांट लगाया है जिसकी बैटरीज बनती है, तो वो एक्सपेक्टेड टू रिड्यूस कॉस्ट बाय, तो उससे कॉस्ट जो है 10% और नीचे आएगा, तो इनके मार्जिन और ज्यादा सुधरने वाले अल्कलाइन लेवल के, और ओवरऑल बेसिस पे भी वो बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। फ्लैश लाइट्स की बात करें, ग्रोथ स्लोड टू 7% ईयर ऑन ईयर, टारगेट वॉज 10 to 12% ड्यू टू वीक रूरल डिमांड। तो मैनेजमेंट ने ये बोला था 10 से 12% का टारगेट वो अचीव करेंगे, लेकिन वो 7% का ही अचीव कर पाए हैं, और इसका रीजन उन्होंने बताया वीक रूरल डिमांड। रिचार्जेबल फ्लैश लाइट्स आर ड्राइविंग इनोवेशन एंड प्रीमियमाइजेशन। ठीक है, रिचार्जेबल बैटरीज में भी प्रीमियमाइजेशन ये कर रहे हैं। BIS सर्टिफिकेशन एक्सपेक्टेड टू फेवर ऑर्गेनाइज प्लेयर, तो BIS सर्टिफिकेट भी इनको मिला है जिससे इनको फायदा मिल सकता है, क्योंकि ये ऑर्गेनाइज प्लेयर में आते हैं। ठीक है, लाइटनिंग की बात करें, प्राइस इरोजन इंपैक्टेड रेवेन्यूज डिस्पाइट वॉल्यूम ग्रोथ, तो वॉल्यूम ग्रोथ तो जो है लाइटनिंग में हुई है जो प्रीमियम प्रोडक्ट है, लेकिन वहां पे प्राइस की ग्रोथ नहीं हुई है। जिस प्रकार से वॉल्यूम बढ़े हैं, साथ के साथ वैल्यू ग्रोथ नहीं हुई है, यानी कि प्राइस उस हिसाब से कंपनी जो है बढ़ाने में यहाँ पे असमर्थ रही है, यानी कि कंपटीशन भी हैवी हो सकता है, और भी कई रीजन हो सकते हैं। अचीव्ड ब्रेक इवन मार्जिन, जो लास्ट ईयर थे -3.5%, जो मार्जिन होते हैं, आप किसी चीज को बेच रहे हैं तो बेचने से पहले बना रहे हैं,
तो आप जो बेच रहे हैं एंड जो आपकी कॉस्टिंग है और आप जो बेच रहे हैं, तो आप घाटे में बेच रहे हैं या प्रॉफिट में बेच रहे हैं। तो पहले लास्ट ईयर तक ये घाटे में था, अब ये प्रॉफिट में जरूर आए हैं यहाँ पे मार्जिन लेवल पर। ठीक है, प्रोफेशनल लाइटनिंग सेगमेंट शोड हाई डबल डिजिट वॉल्यूम ग्रोथ। हाई डबल डिजिट, तो प्रोफेशनल लाइटनिंग का जो एक सेगमेंट था वहां पे हाई डबल डिजिट वॉल्यूम ग्रोथ देखने को मिल रही है। कंज्यूमर ल्यूमिनियर लायर्स 30% वॉल्यूम ग्रोथ, इमरजेंसी बल्ब 20% की ग्रोथ हुई है। तो काफी अच्छी खासी डबल डिजिट जो है ग्रोथ देखने को मिल रही है। स्ट्रेटेजिक अपडेट्स, रूट टू मार्केट ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीटेड, डिस्ट्रीब्यूशन रैशनलाइजेशन फ्रॉम 5000 टू 1000 पार्टनर्स। तो 5000 से 1000 उन्होंने कर दिया है। ठीक है, ई कॉमर्स एंड क्विक कॉमर्स गेनिंग फोकस अलोंगसाइड ट्रेडिशनल ट्रेड। तो ई कॉमर्स एंड क्विक कॉमर्स पे भी ये अपने प्रोडक्ट्स को लिस्ट करने वाले, जिससे आपको पता ही है कि आजकल सबको सब कुछ क्विक चाहिए। अगर कोई चीज आपको 10-15 दिनों में मिल रही है ऑर्डर करने पे, तो लोग उसको प्रेफर ही नहीं करते हैं। तो इसलिए ई कॉमर्स एंड क्विक कॉमर्स पे भी वो जोर देने वाले हैं, एंड ट्रेडिशनल तरीकों को भी वो छोड़ेंगे नहीं, लेकिन साथ के साथ इस पे भी फोकस करेंगे। Adjacency product like mosquito rackets, MCBs, wire introduced, no new core vertical yet। तो अलग अलग चीजों में भी ये अपना हाथ आजमाने वाले, जो कि अच्छी चीज है। कैपिटल एलोकेशन एंड डेट, जम्मू प्लांट कैपेक्स 180 करोड़, 25% इंटरनल एंड 75% डेट के थ्रू ये उठाने वाले। FY25 ऑपरेटिंग मार्जिन, बैटरी 15% का था, फ्लैश लाइट 8% का था, लाइटनिंग ब्रेक इवन पे पहुंच गया, जो कि अच्छी बात है। ओवरऑल 11.3% के मार्जिन इनके रहे। ग्रॉस डेट 310 करोड़ का अप्रोक्स, फाइनेंस कॉस्ट स्टेबल एट 8.7 8.8। ठीक है, तो लीगल एंड अदर मैटर्स की बात करें, थोड़े बहुत लीगल मैटर्स भी हैं, वो तो ऑब्वियस सी बात है, होने ही वाले हैं। केकेआर आर्बिट्रेशन के अवेटिंग रेजोल्यूशन बाय 30 सितंबर 2000। सीसीआई पेनल्टी हेयरिंग डेफर टू 5 अगस्त। लैंड एसेट सेल अंडर कंसिडरेशन ओनली आफ्टर लीगल क्लैरिटी। लीडरशिप ट्रांजिशन, अनि अनि अनिर्बन बैनर्जी अपॉइंटेड एज अ न्यू सीईओ, और वो 30 सितंबर 2025 से मिस्टर सुमेशा स्टेप डाउन। तो जो प्रीवियस सीईओ थे वो स्टेप डाउन कर चुके हैं, नए सीईओ भी यहाँ पे आ चुके। तो आप इस इनके बारे में भी अच्छे से पढ़ सकते हैं, ये कौन थे, इनका बैकग्राउंड क्या था। तो इससे भी आपको एक क्लैरिटी मिलेगी कि किस प्रकार से कंपनी यहाँ पे काम करते हुए देखने को मिल रही है। तो चलिए, जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें थी हमने डिस्कस कर ली। तो क्या फ्यूचर रह सकता है, देखिए अलग अलग प्रोडक्ट में इसमें आ रही है। सबसे बड़ी बात है, देखिए सबसे बड़ी बात है प्रमोटर। तो प्रमोटर के ऊपर जो ड्यू डिलीजेंस रहता है एक छोटी कंपनी में इन्वेस्ट करते वक्त, हाँ भाई पता नहीं कैसा प्रमोटर होगा, क्या होगा, क्योंकि अच्छा प्रमोटर होना बहुत जरूरी है। बिजनेस आपका कितना भी अच्छा हो, अगर प्रमोटर फ्रॉड चोर निकला तो आपके पैसे डूब जाएंगे। और अगर बिजनेस खराब हो लेकिन प्रमोटर बहुत अच्छा हो, तो भी चांसेस है कि आपका पैसा वो लॉन्ग टर्म में बना के देंगे। ये एक जो चीज है वो इस कंपनी से दूर होते हुए देखने को जरूर हो रही है, लेकिन स्टिल ये एक छोटी कंपनी है, इस बात का आपको ध्यान जरूर देना चाहिए। तो चलिए देखते हैं आने वाले टाइम पे किस तरह। तो ऐसी कंपनीज पे एक और चीज आपको फोकस करनी है, क्वार्टरली नंबर्स पे आपको बहुत ही ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि 2026 में इन्होंने बताया कि अपना कैपेक्स बढ़ाएंगे, मार्जिन बढ़ाएंगे, नए नए प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में भी ये आएंगे। तो क्वार्टरली नंबर्स पे आपको बहुत ही ज्यादा ध्यान देना है, एंड शेयर होल्डिंग पैटर्न पे भी ध्यान देना है कि क्या कोई और बड़े प्लेयर्स भी इन डेवलपमेंट्स में जो ये डेवलपमेंट करेंगे, धीरे धीरे नए नए प्रोडक्ट्स लगाएंगे या मार्जिन इनके सुधरेंगे, तो क्या एफआईज एंड डीआईज में भी कोई बहुत बड़े और भी नाम इसमें जुड़ेंगे। और अगर वो जुड़ते हैं तो एक एडिशनल पॉइंट भी यहाँ पे जुड़ जाएगा कि हाँ भाई कंपनी अच्छा काम कर रही है। क्योंकि देखिए जो बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं उनके पास इंफॉर्मेशन ज्यादा होती है, उनके पास एक्सेस ज्यादा होता है, वो मैनेजमेंट से डायरेक्ट मीटिंग्स कर सकते हैं, फेस टू फेस बात कर सकते हैं, बहुत सारे एडवांटेज उनके पास होते हैं जो हम लोगों के पास नहीं होते हैं। अगेन किसी भी को भी हमें ब्लाइंडली कभी फॉलो नहीं करना चाहिए, लेकिन एटलीस्ट अगर कोई बड़े प्लेयर्स यहाँ पे एंट्री मारते हैं तो वो एक अच्छी बात होती है। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे एंड कर लेते हैं, एंड वीडियो को अगर पसंद आए तो उसे लाइक जरूर कर देना। एंड हमेशा की तरह डिस्क्लेमर अगेन देना चाहूंगा लास्ट में कि किसी भी तरह का कोई बाय सेल या होल्ड का रिकमेंडेशन यहाँ पे आपको बिल्कुल भी नहीं समझना है। ठीक है, इस चीज को तो क्योंकि मैं एक सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूं, तो कोई भी बाय सेल या होल्ड करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर कंसल्ट करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।